सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में बॉटनी के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8वें नंबर का चैप्टर लेते हैं और इस 8वें नंबर का जो चैप्टर है इसका मेन टाइटल या मेन पॉइंट है पादपों में खनिज पोषण। आज का जो लेसन है वो है 8 नंबर का लेसन नंबर 8 है और लेसन का नाम है पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण जिसे इंग्लिश में मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं। इस 8वें लेसन में अपन ये देखेंगे कि पौधों के अंदर खनिज तत्वों का पोषण कैसे होता है। सबसे पहले बात आती है कि पोषण किसे कहा जाता है, न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है। सबसे पहले बात आती है पोषण, और पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण किसे कहा जाता है? देखिए, प्रत्येक जीव होता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो प्राणी हो, प्रत्येक जीव को अपनी वृद्धि के लिए यानी अपनी ग्रोथ के लिए और अपने जीवन चक्र के लिए, अपने लाइफ साइकिल के लिए, प्रत्येक जीव अपनी वृद्धि और अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए बाहर से जिन पदार्थों को ग्रहण करता है वे पदार्थ उस जीव का पोषण कहलाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि कोई भी जीव हो, चाहे वो पादप हो चाहे वो प्राणी हो, उस जीव द्वारा अपने वृद्धि और जीवन चक्र के लिए जो बाहर से पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं वो पदार्थ उस जीव का क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। जिन पदार्थों को ग्रहण किया जाता है वे कहलाते हैं पोषक तत्व। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। बिना न्यूट्रिएंट्स, बिना पोषक तत्व के अभाव में वो जीव, वो प्राणी ना तो अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर पाएगा और ना प्रॉपर वृद्धि कर पाएगा। अब पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब कि पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। अब देखिए तो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। देखो, सबसे पहले आता है परपोषित। सबसे पहले आता है परपोषित जीव। परपोषित जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के लिए किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर रहते हैं, या ये कहें कि जो प्राणी, जो जीव अपने पोषक तत्वों के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर या बाहरी स्रोत के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन परपोषित जीव। परपोषित जीव के रूप में कौन सा आ सकता है? देखिए, परपोषित जीव का मतलब यह होता है कि पोषण के लिए, पोषण हेतु बाहरी स्रोत पर निर्भर रहते हैं। यानी बाहर से ये जो परपोषी वर्ग के जो जीव होते हैं ये अपना पोषण किसी बाहर से, किसी दूसरे स्रोत के द्वारा अपना पोषण कंप्लीट करते हैं। अब इसमें कौन से आते हैं? तो इसका अपन बात करें, परपोषी जीवों के एग्जाम्पल की बात करें
तो इसमें एक तो आता है क्लोरोफिल रहित जो प्राणी होते हैं, पर्णहरित रहित जो प्राणी होते हैं, जिनमें जैसे कवक आता है, कवक के अलावा जीवाणु आते हैं, इसके अलावा प्राणी आते हैं, जिसमें मानव भी आ गए, पशु भी आ गए। ये जो हैं इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, इनके अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता है, और ये अपना पोषण खुद नहीं करते हैं, बल्कि पोषण के लिए दूसरे जीवों के ऊपर या किसी बाहरी स्रोत के ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे आपने कवक देखा होगा, कवक अपना पोषण दूसरे से प्राप्त करता है, खुद अपना पोषण नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया है, जीवाणु है। अब ये जीवाणु भी दूसरे के द्वारा अपना पोषण लेते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं, वो तो अपना भोजन क्या कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। इसके अलावा जो प्राणी होते हैं, ये प्राणी भी दूसरे के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अपन मानव की बात करूं, मैं किसी जानवर की बात करूं, तो मानव होता है वो खुद थोड़ी प्राप्त करता है, खुद थोड़ी बनाता है अपना भोजन। वो प्राणी अपना भोजन किसी दूसरे के ऊपर यानी पेड़ पौधों के ऊपर क्या रहता है, वो निर्भर रहता है। तो सीधी सी कहानी यह आ जाती है कि जो अपना पोषण किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त करता है, किसी दूसरे से प्राप्त करता है, तो क्या कहलाता है, परपोषी जीव कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल बताया मैंने कि एक तो कवक हो गया, एक जीवाणु हो गया और एक प्राणी हो गया। फिर सेकंड आता है, वो है स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव ऑटोट्रोफिक कहते हैं इनको। स्वपोषी जीव का मतलब यह होता है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जो अपने भोज्य पदार्थ स्वयं बना सकता है। अब ये जो स्वपोषी होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण खुद करते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के लिए ये किसी दूसरे स्रोत के ऊपर या बाहरी स्रोत पर निर्भर रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या जाता है, इसका एग्जाम्पल मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं कि पोषण स्वयं बनाते हैं, पोषण स्वयं बनाते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल है हरे पादप हो सकते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी जीवाणु। ध्यान रखना, कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं तो कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं। या अपने 11वीं के अंदर मोनेरा वर्ग जब आपने पढ़ा था, तो मोनेरा वर्ग के अंदर जब जीवाणु पढ़े थे अपने, तो जीवाणु में पोषण पढ़ा होगा, तो उस समय देखा होगा कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना कार्बनिक पदार्थ खुद बनाते हैं। इसी प्रकार से रसायन संश्लेषी जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का उपयोग वो भोजन के रूप में करते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में डायरेक्ट यदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तब तो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और यदि कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से निकलने वाले ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं तो वो कहलाते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब आपको यह भी पता होगा कि पौधे जो होते हैं वो अपने वृद्धि के लिए, अपने जीवन चक्र के लिए, जनन के लिए खनिज तत्वों पर निर्भर होते हैं। खनिज तत्वों पर निर्भरता का जो प्रमाण है वो 1804 में, क्या बोल रहा हूं मैं, कि पौधे खनिज तत्वों पर निर्भर होते हैं और वो खनिज तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व जल में घुल करके और पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं, जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब पौधे की खनिज तत्वों पर जो निर्भरता का सबसे पहले जो प्रमाण है, एविडेंस है कि पौधे खनिज तत्वों पर निर्भर होते हैं, इस बात का प्रमाण सबसे पहले 1804 में, कब की बात है, 1804 में एक व्यक्ति था शोषक, व्यक्ति का नाम था शोषक, और उसके बाद 1860 में एक व्यक्ति थे वोन सेक्स, 1860 में एक व्यक्ति थे
वोन सेक्स। ये दो व्यक्ति हैं। 1804 में सोसर ने यह बताया कि पौधे खनिज तत्वों पर निर्भर होते हैं। इनके लगभग 56 साल बाद में, लगभग 1860 में, वोन सेक्स ने भी यही बताया कि पौधे जो होते हैं वो अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए खनिज तत्वों पर निर्भर होते हैं। तो पौधों का खनिज तत्वों पर निर्भरता का जो प्रमाण था, सबसे पहले सोसर ने दिया और उसके बाद वोन सेक्स ने दिया। इन दोनों ने एक ही बात बताई कि पौधे जो होते हैं वो पोषक तत्वों पर निर्भर होते हैं। अब पौधों की खनिज पोषकों की या खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, इस बात का निर्धारण करने के लिए कुछ विधियां दी गई हैं। पौधों की खनिज तत्वों की आवश्यकता का निर्धारण, ये एक पॉइंट है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पॉइंट को अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये कहता है कि पौधों की खनिज तत्वों की आवश्यकता का निर्धारण कैसे किया जाता है, कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है, कौन से तत्व की कमी के कारण कौन सा नया लक्षण उत्पन्न हो सकता है। इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए 3 अलग अलग विधियां दी गई थी। और सबसे पहले विधि है पादप भस्म का विश्लेषण। इसके लिए पौधों के अंदर खनिज तत्वों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कुछ विधियां दी गई थी। और वो विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विधि लेते हैं, सबसे पहली विधि है पादप भस्म का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्लांट एस। इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट एस। यानी जो पादप की जो भस्म होती है, पादप की जो राख होती है, उसका विश्लेषण करके, उसका अध्ययन करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा तत्व पौधे में कितनी मात्रा में पाया जाता है या कौन सा तत्व उपस्थित है या नहीं है। देखिए, इस विधि के अंदर ये जो विधि है, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में पौधे का जो भाग होता है, ताजा पौधा लेते हैं अपन, जैसे ताजा काटा हुआ पौधा लेंगे, उसका एक टुकड़ा ले लेंगे। तो पौधे का ताजा भाग, पौधे का ताजा भाग लेकर, ताजा भाग लेंगे और उसे 2 या 3 दिन तक, 2 या 3 दिन तक ओवन के अंदर रखते हैं। किसमें रखते हैं? ओवन में। ओवन एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। इस ओवन के अंदर इस भाग को 70 से लेकर के 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखते हैं। पौधे का जो भाग लोगे, उस भाग को ओवन के अंदर रखते हैं और ओवन के अंदर टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। और वो टेम्परेचर कितना होता है? 70 से लेकर के 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसका टेम्परेचर इतना रखेंगे तो इस भाग के अंदर, इस पौधे के ताजा भाग में जो जल है, वो जल वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? वाष्प के रूप में निकल जाएगा। वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद में जो शेष भाग बचता है, जब इसमें से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा तो शेष बचा हुआ जो भाग है वो कहलाता है पादप भस्म। ये जो शेष भाग होता है, इस शेष भाग को कहते हैं पादप भस्म। ठीक है। अब जो पादप भस्म होता है, इस पादप भस्म का अपन क्या करते हैं? शुष्क भार निकाल लेते हैं, यानी इसको तौल लेते हैं। अब इस शुष्क भार में क्या पाया जाता है? ये जो पादप भस्म होता है, इसका अपन क्या निकाल लेंगे? भार निकाल लेंगे। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें एक तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक तो कोशिका भित्ति होगी, एक पॉलीसेकेराइड होगा, पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा जीव द्रव्य के घटक होंगे,
जीवद्रव्य के घटक होंगे। इसके अलावा वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ होंगे। ये जो मैंने ये लिखा है, कोशिका भित्ति है, पॉलीसेकेराइड है, जीवद्रव्य घटक है, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ हैं, ये उस पादप भस्म के अंदर शेष बचे रहते हैं। अब अपने को ये देखना है कि इस पादप भस्म में कार्बनिक तत्व कौन कौन से हैं, है कि नहीं है, उनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस पादप भस्म को एक भट्टी के अंदर, किसके अंदर, एक भट्टी में गर्म करते हैं। भट्टी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कितने ताप पर गर्म करते हैं, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। ताप पे गर्म करेंगे तो वाष्पशील जो पदार्थ होता है ये कुछ अन्य गैसों में बदल जाता है, और इसमें से जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं ये CO2 के रूप में, अमोनिया के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब इनके बाहर निकलने के बाद में जो शेष भाग बचता है ये पादप भस्म कहलाता है, पादप की राख कहलाता है। और इस राख का अध्ययन करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस पादप भस्म में, पादप की राख में कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पादप भस्म के विश्लेषण के द्वारा केवल यही पता लगाया जा सकता है कि पौधे के अंदर कौन कौन से अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा तत्व पौधे के लिए उपयोगी होता है या अनिवार्य होता है, और कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं होता है। यानी तत्वों की उपयोगिता का और अनिवार्यता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है इस विधि के द्वारा। ओनली फॉर इस विधि के द्वारा अपन किसी अकार्बनिक तत्व की उपस्थिति का ही निर्धारण किया जा सकता है। इसे कहते हैं पादप भस्म विधि। पादप भस्म का क्या करना, विश्लेषण करना। तो आपको ध्यान रखना, पहले ओवन के अंदर 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं, और फिर उसके बाद में जो पादप का शुष्क भार बचता है उस शुष्क भार को विशेष भट्टी के अंदर 6000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में जो गैसें वगैरह होती हैं, जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। शेष बचा हुआ जो राख होती है, जो ऐश होती है, उस ऐश का विश्लेषण करके, उसका अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से अकार्बनिक तत्व इस भस्म में, इस पौधे में पाए जाते हैं। क्लियर। दूसरी आती है बालू संवर्ध प्रयोग। दूसरी जो विधि आती है वो है बालू संवर्ध प्रयोग, और इसे इंग्लिश में सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। देखिए, जो बालू संवर्ध प्रयोग है, बालू संवर्ध प्रयोग विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा अपन ये पता लगा सकते हैं कि कौन से तत्व पौधे के लिए उपयोगी है और कौन सा तत्व अनुपयोगी है, या कौन से तत्व की कमी के कारण से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। यानी जो पौधों के लिए जो खनिज तत्व होते हैं, उन खनिज तत्वों की उपयोगिता का, उनकी आवश्यकता का निर्धारण इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, अपन बालू लेते हैं। बालू लेंगे, जिसमें बालू मिट्टी आपने सुनी होगी, जो बालू मिट्टी होती है जिसमें मर्दा कणों का जो साइज होता है वो ज्यादा थोड़ा बड़ा होता है। बालू लेंगे या मर्दा लेंगे। इस बालू या मर्दा को, कौन सी को, जिसके अंदर पौधे को उगाना है, इस बालू या मर्दा को क्या करते हैं, सबसे पहले HCl से उपचारित करते हैं। HCl से इसको उपचारित करेंगे, और उपचारित करने के बाद में ये जो मिट्टी होगी, ये जो बालू होगी, ये निर्जमीकृत हो जाएगी।
निर्जीवीकृत हो जाएगी। निर्जीवीकृत का मतलब है कि इस मिट्टी में पाए जाने वाले जो रोगाणु वगैरह होते हैं, सूक्ष्म कीट वगैरह होते हैं, जीवाणु वायरस वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। किसके द्वारा, HCl के द्वारा। जब HCl से इसे उपचारित किया जाता है HCl से उपचारित करने के बाद में इस मिट्टी में, इस बालू मिट्टी में किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। ये उपचारित जो बालू होती है, इस बालू को फिर साफ पानी से क्या किया जाता है, धोया जाता है। साफ पानी से धोना, साफ पानी से क्या किया जाता है, धोया जाता है। किसको, इस बालू मिट्टी को। इसको सबसे पहले HCl से धो लिया, उसके बाद में साफ पानी से धो लिया। तो जब ये क्रिया करने के बाद में जो बालू बचती है, उस बालू में किसी प्रकार का कोई रोगाणु वगैरह, कोई पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो बालू होती है, इस बालू के अंदर अलग अलग पात्रों में भर लेते हैं और इनको पोषक तत्व लिक्विड अवस्था में या घोल के रूप में दिया जाता है। तो इसमें पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियंत्रित पौधे, एक तो कहलाते हैं नियंत्रित पादप, एक कहलाता है अपूर्ण पादप। अपूर्ण पादप या इन्हें कह सकते हैं अनियंत्रित पादप। अनियंत्रित पादप, इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अलग अलग अपन गमले लेते हैं, अलग अलग पात्र लेते हैं। उन पात्र के अंदर ये निर्जमीकृत बालू भर दी जाती है। बालू भरने के बाद में उस बालू में जितने भी पौधों को पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, वो पोषक तत्व जल के अंदर घोल करके एक विलयन बनाया जाता है और उस विलयन को कहते हैं पोषक विलयन। पोषक विलयन कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं पोषक घोल। क्या कह सकते हैं, पोषक घोल। पोषक विलयन किसे कहते हैं, यानी जल के अंदर पौधे के लिए आवश्यक जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो जल में क्या कर लिए जाते हैं, घोल लिए जाते हैं। तो आपको यह भी पता है कि पौधे पोषक तत्व कहां से अवशोषित करेगा, मृदा से अवशोषित करेगा। अब मृदा में तो अपने क्या किया, मृदा को तो अपने उपचारित कर दिया, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को तो अपने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो फिर पौधों को जो पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, उन पोषक तत्वों को जल में क्या कर लिया जाता है, घोल लिया जाता है और उनको घोल करके एक विलयन बना लिया जाता है। उस विलयन को उस मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो वो सारे पोषक तत्व उस मिट्टी के द्वारा, उस घोल के द्वारा पौधे को मिल जाते हैं। ऐसे पौधों को कहते हैं नियंत्रित पादप। अब क्या करेंगे, अलग अलग पात्र लेंगे और अलग अलग पात्रों में पौधे मिट्टी से भर लेंगे और उस मिट्टी में पौधे लगा देंगे और उनमें फिर पोषक तत्व की कमी रख देंगे। कोई पोषक तत्व अनुपस्थित होगा या कोई पोषक तत्व कम मात्रा में होगा। तो जब पात्रों के अंदर पोषक तत्व की कमी होगी या पोषक तत्व अनुपस्थित होगा, तो फिर उस पात्र में उगने वाला जो पादप होगा, उस पादप का जीवन चक्र या उस पौधे की वृद्धि प्रभावित होगी। तो अपन उस पात्र में ये देख सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी के कारण, कौन से तत्व की अनुपस्थिति के कारण पौधे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से इस बालू संवर्धन प्रयोग के द्वारा अपन ये निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा तत्व पौधे को किस प्रकार से प्रभावित करता है या कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है। इस बात का निर्धारण किया जा सकता है। देखो, इस विधि के अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। बालू को साफ करने के लिए कई बार बालू एकदम निर्जमीकृत नहीं होती है, उसमें कुछ पोषक तत्व पहले से बचे रह जाते हैं। उसके कारण से एक्चुअल उसका ये पता नहीं चलता है कि कौन सा तत्व क्या प्रभाव छोड़ रहा है। तो इसके लिए आजकल क्या करते हैं, इस बालू मिट्टी के स्थान पर कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान के अंदर पोषक तत्वों के निर्धारण के लिए बालू मिट्टी के स्थान पर क्या काम में लिया जा सकता है। बालू मिट्टी के स्थान पर या तो क्वार्ट्ज काम में लिया जाता है या प्लास्टिक चिप्स काम में ली जाती है या फिर वर्मिकुलाइट काम में लिया जाता है। वर्मिकुलाइट काम में लिया जाता है या फिर कृत्रिम मृदा काम में ली जाती है। क्या कह रहा हूं मैं
कि वर्तमान में इस मृदा का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि HCl से संपूर्ण जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते हैं और शेष बचे रह जाते हैं। तो वर्तमान के अंदर निर्जमीकृत मृदा के स्थान पर या तो क्वार्ट्ज काम में लेंगे, या प्लास्टिक चिप्स काम में लेंगे, या वर्मिकुलाइट काम में लेंगे, या फिर कृत्रिम मृदा काम में लेते हैं। ये इनमें से देखो इनमें से ये जो पॉइंट है ना, ये वर्मिकुलाइट वाला जो पॉइंट है, ये लेसन के एंड में भी आएगा, और यहां भी थोड़ा सा मैं हल्का सा बताऊंगा। ये वर्मिकुलाइट वाला पॉइंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से थोड़ा मोस्ट है। तो वर्मिकुलाइट क्या होता है? वर्मिकुलाइट एक मृदा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ होता है। अब बात आती है वर्मिकुलाइट। देखिए वर्मिकुलाइट, देखो वर्मिकुलाइट होता है, ये एक खनिज पदार्थ होता है जो मृदा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये जो वर्मिकुलाइट होता है, इसकी विशेषता क्या क्या होती है? इसकी विशेषता यह होती है, ये एक तो बंधे होता है, बंधे के साथ साथ देखो जो वर्मिकुलाइट होता है, ये भार में हल्का होता है, एक तो भार में हल्का होता है, लाइट वेट होता है। एक रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, यानी केमिकली इनर्ट होता है। इसके अलावा ये बंधे होता है। बंधे का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बच्चे उत्पन्न करता है। बंधे का मतलब ये होता है, इस वर्मिकुलाइट में अनावश्यक जो पौधे होते हैं, जो खरपतवार वगैरह होते हैं, ये उग नहीं पाती हैं। इसके अलावा इनमें जल धारण क्षमता ज्यादा पाई जाती है, और ये उष्मारोधी होते हैं। ये मैंने वर्मिकुलाइट के लक्षण लिखे हैं कि बाहर में हल्का होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, बंधे होता है, जल धारण क्षमता ज्यादा पाई जाती है, और उष्मारोधी होते हैं। इन सभी गुणों के कारण आज वर्तमान के अंदर मृदा के स्थान पर जब पौधों को उगाया जाता है, तो इस वर्मिकुलाइट का उपयोग किया जाता है। वर्मिकुलाइट में जब पौधे उगाए जाते हैं तो इसे कहते हैं वर्मिकुलोपोनिक्स। क्या कहा जाता है? वर्मिकुलोपोनिक्स। तो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि वर्मिकुलोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो सीधी सी प्रश्न है कि वर्मिकुलाइट नामक पदार्थ में पौधे को उगाना क्या कहलाता है? वर्मिकुलोपोनिक्स कहलाता है। अब दूसरा आता है जल संवर्धन प्रयोग। तीसरी जो विधि आती है वो है जल संवर्धन प्रयोग। इसे हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। जल संवर्धन प्रयोग में क्या करते हैं अपन? मृदा वगैरह काम में नहीं लेते हैं, मृदा या बालू मिट्टी काम में नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि जो पौधे की जो जड़ें होती हैं, इन पौधे की जड़ों को पोषक घोल में रखा जाता है। पोषक घोल में क्या किया जाता है? रखा जाता है। यानी एक पात्र होता है, और उस पात्र के अंदर, जैसे मान लीजिए ये पात्र है, और इस पात्र के अंदर एक अपने क्या करते हैं, ये पात्र है, इस पात्र के अंदर अपने पोषक विलीन बना लेते हैं, पोषक घोल बना लेते हैं। अभी बताया था मैंने पोषक घोल किसे कहते हैं। पोषक घोल का मतलब ये होता है कि जल के अंदर पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्वों को घोल दिया जाता है। अब इसमें पौधा लगाएंगे, और ये जो पौधे की जड़ें होती है ना, ये पौधे की जड़ें इस पानी के अंदर होंगी, और इस पानी से ही पोषक तत्वों का क्या करेंगी? अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं जल संवर्धन प्रयोग, यानी हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। इसमें जो पोषक घोल काम में लेते हैं, इस घोल को सबसे पहले सैक्स वोन और होगलैंड, कौन? सैक्स वोन और होगलैंड, इन्होंने इस पोषक विलीन को बनाया था। तो इस प्रकार से पोषक तत्वों की